गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी का एक फर्स्ट फीचर हमारे पास आ गया था, वो था इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि फाइनल डिसीजन कौन करें? जो हमारे इलेक्टेड पीपल हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, जो रूलर्स हमारे हैं, जो हमने चूज़ करके पार्लियामेंट में भेजे, उनके पास फाइनल डिसीजन की पावर होनी चाहिए। ये हमें एक फर्स्ट फीचर मिल गया था। अब सेकंड फीचर देखने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए या इलेक्शन किस तरह से होता है। इसका एक एग्जांपल चाइना का लेते हैं कि चाइना में जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली 5 साल बाद हुआ करते हैं। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका चाइनीज़ नेम है क्वांगगाओ रेनिम डायबाओ दुहाई। ठीक है, ये उसका चाइनीज़ नेम है। आप इसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कह सकते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम संसद हम कहते हैं हमारी, ठीक है, तो वैसे पार्लियामेंट का नाम है वहाँ पे। इस नाम को रट लीजिएगा, कई बार ये पूछा भी जाता है। तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो वहाँ की पार्लियामेंट है, इसके लगभग 3000 मेंबर पूरी चाइना से इलेक्ट होके आते हैं। और यही जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है वो चाइना का प्रेसिडेंट चूज़ करती है या उसको अपॉइंट करती है। ठीक है, अब इसके मेंबर बनने के लिए, यानी कि आप जैसे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के मेंबर बनते हैं, तो इलेक्शन लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपकी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो देखिए कि सब मेंबर्स जो 3000 मेंबर आते हैं उसमें कुछ आर्मी के पर्सन भी होते हैं। लेकिन जब इलेक्शन किए जाते हैं तो कुछ कैंडिडेट को सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, या उस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में 8 पार्टीज़ और एलाइड हैं वहाँ की, उससे उनको ये मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओनली दोज हु आर द मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज एलाइड to it were allowed to contest election held in 2002 and 3। तो ये वहाँ की कंपलसरी है कि आप उसी पार्टी से होंगे तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरी पार्टी से तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर ये कह रहे हैं जी द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। नॉर्मली जब उसी पार्टी के मेंबर हैं तो गवर्नमेंट भी वही पार्टी बनाएगी। सिंस इन इंडिपेंडेंस इन 1930। अब ये मैक्सिको का दूसरा एग्जाम्पल हमें इसलिए चाइना को कहते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम है वहाँ पे, यानी कि एक ही पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन फाइट करती है, उसी के मेंबर फाइट करने का राइट भी उसके मेंबर को है, दूसरी किसी पार्टी को मेंबर फाइट कर ही नहीं सकता इलेक्शन। तो ना इलेक्शन फाइट करेगा तो नहीं वो पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, नहीं बनेगा तो कोई प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट फॉर्म कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैक्सिको में क्या होता है? मैक्सिको में इलेक्शन होते हैं हमेशा 6 साल बाद में। चाइना में होते हैं 5 साल में, वहाँ होते हैं 6 साल में। 6 ईयर फिक्स किया उन्होंने, और वही प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। तो कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल। कभी भी किसी डिक्टेटरशिप में नहीं आई है या मिलिट्री रूल वहाँ पे नहीं हुआ मैक्सिको में। लेकिन 2000 बट अंटिल 2000 तक एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ सिंगल पार्टी। ठीक है, और वहाँ की वो सिंगल पार्टी कौन सी थी? दैट इज़ PRI। ठीक है, यह है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। PRI वहाँ की लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको नेम दिया हुआ है, उसका शॉर्ट फॉर्म है PRI। अपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन। जो अपोजिशन है पार्टी वो इलेक्शन करती है वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कई पार्टीज़ हैं, लेकिन क्या होता है? सिर्फ PRI ही हमेशा जीतती है। इसमें और चाइना में फ़र्क है। चाइना में केवल कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही इलेक्शन फाइट कर सकता था। यहाँ पे PRI के अलावा भी और पार्टीज़ भी हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं, उनके मेंबर भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए। अब उसका रीज़न और इसका रीज़न अलग अलग है। चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर ही करेगा, इसलिए हमेशा वहीं वो उसकी गवर्नमेंट बनी। यहाँ क्यों हमेशा 2000 से लेके अब तक गवर्नमेंट बन रही है, उसका ही रीज़न है। वो क्या रीज़न है? देखिए कि द PRI वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। गलत तरीके अपना के वो इलेक्शन जीतती रही है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, जो भी एम्प्लॉयमेंट थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे स्कूल के अंदर, उन सबको प्रेशराइज किया जाता था कि वो पेरेंट्स को और अपने जानकार सभी लोगों को ये कहें कि वो PRI को वोट करें। ठीक है, मीडिया जो होता था लार्जली इग्नोर द एक्टिविटी ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज देम। मीडिया जो है वहाँ का अपोजिशन पार्टी जो होती थी उनको क्रिटिसाइज़ करने का काम तो करता था, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ थी या उनकी जो अच्छे काम होते थे वो कभी मीडिया उनको नहीं बताता था। फिर
पीआरआई क्या करती थी, पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। लास्ट मिनट में क्या करता था, जहाँ पे इलेक्शन होना है, जहाँ पे वोट डाले जाने हैं, दैट इज़ पोलिंग बूथ, ठीक है, उन पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देता था। तो अगर मान लीजिए मेरे इलाके में, मेरे मोहल्ले के अंदर, मेरी कॉलोनी के अंदर बूथ है और उसको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, तो हमारे मोहल्ले के लोग वहाँ वोट देने थोड़ी जाएंगे, ना जा पाएंगे, ना जाने देंगे। तो क्या होगा, इस तरह की कंडीशन खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो वो इस तरह की ट्रिक अपनाती थी, डर्टी ट्रिक्स करती थी, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। द PRA स्पेंड अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कंपेनिंग ऑफ इट्स कैंडिडेट। पैसा भी खूब खर्च करती थी, दैट मीन्स मसल पावर, ताकत, गुंडागर्दी, पैसा, ये सब चीज़ें वो अपनाती थी, ये वहाँ पे चल रहा था। तो शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब अबव इन एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो रूलर्स इलेक्टेड हुए हैं वो पब्लिक ने चूज़ किए हैं? रीडिंग दीज एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट, ठीक है। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हियर। चाइना, द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। जो चाइना में चॉइस ही नहीं दे रहे, एक ही पार्टी के लोग हैं, वही आपको करना है, एक ही विचारधारा के लोग, एक ही पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वही वहाँ पे आपको इलेक्शन में फाइट करेंगे, वही आपको चूज़ करना है, कोई सीरियस चॉइस है ही नहीं। और दूसरे एग्जाम्पल में जो रूलिंग पार्टी है वो कैंडिडेट अप्रूव कर रही है, वहाँ पे वो भी है, दे हैव चूज टू रूलिंग पार्टी, तो कैंडिडेट अप्रूव कर रही है, तो उसको हम नहीं कह सकते कि ये कोई चॉइस दी है। और मैक्सिकन एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि पीपल सीम टू बी रियली हैव अ चॉइस, चॉइस तो उनके पास है, दूसरे अपोजिशन पार्टीज भी हैं, लेकिन प्रैक्टिस में क्या है कि वहाँ पे कोई चॉइस नहीं उनके पास PRI को चूज़ करने के अलावा, उनके पास कोई रहता ही नहीं है, नहीं करेंगे तो वो खुद वोट डाल देंगे। तो देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट। अगर लोग खिलाफ भी हैं, जैसा कि आप हिंदी फिल्मों में मोस्टली देखते हैं, ठीक है ना, गुंडागर्दी करके लोग वोट डलवाते हैं, तो खिलाफ भी हैं, तब भी क्या करते हैं, वो चेंज नहीं कर पाते। तो क्या ऐसे इलेक्शन को आप फेयर इलेक्शन कहोगे? नहीं कह सकते हम, देयर आर नॉट फेयर इलेक्शंस, ठीक है। तो सेकंड फीचर हमें यहाँ पे निकल के मिलता है कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। सिर्फ इलेक्शन करवाना सफिशिएंट नहीं है, द इलेक्शन मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस। रियल में हमें चॉइस मिलनी चाहिए कि हम किन में से एक अच्छा व्यक्ति चूज़ करके भेजें, ठीक है। और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स चॉइस हमें मिलनी चाहिए, पार्टी चेंज करने की ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए, लोग चेंज करने के ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। एंड अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर सकते तो उनको हटाने का ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए कि 5 साल बाद हम उसको हटा दें, जैसा कि हम अपने गवर्नमेंट में यहाँ पे करते हैं। बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो कांग्रेस ले आए, कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया तो हम बीजेपी को वोट दे के ले आते हैं, तो हम हटा सकते हैं उनको, रूलिंग पार्टी को, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। And it should be possible for people to use their choice to remove the existing rulers. जो अभी रूलर्स हैं उनको हटाने की चॉइस होनी चाहिए, अगर वो चाहें तो, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रूल आता है, इसको नोट कीजिए। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना ज़रूरी है। अगर बंदूक के नोक पे, पैसे के दम पे, मसल्स पावर के दम पे या किसी और तरीके से गलत तरीके अपना के अगर इलेक्शन होते हैं और चुनाव जीता जाता है तो उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कहा जा सकता, ठीक है। वेयर दोज करेंटली इन पावर, और जो पावर में हैं वो उनके हारने का डर उनको होना चाहिए, दे हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उनको हारने का डर भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है। वी शैल फाइंड आउट द मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और ज़्यादा पढ़ेंगे। चलिए, अब हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आ गए कि रूलर्स जो हैं वो फाइनल डिसीजन करने वाले होने चाहिए और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, किसी ज़बरदस्ती, दबाव या पैसे या मसल पावर से नहीं होना चाहिए, और पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उसके हारने के चांसेस होने चाहिए, ये हमें ज़रूरी है इलेक्शन का। थर्ड जो फीचर था कि वोटर्स कैसा हो, वोट देने का राइट किसको और वोट की वैल्यू क्या हो, तो ये हमें पता है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किसको कहा जाता है, यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है, जो 18 साल का हो गया है, 18 ईयर्स से अबव है,
ठीक है, एडल्ट पर्सन है, 18 साल से ऊपर है, और हर एक व्यक्ति विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ना एथनिक डिस्क्रिमिनेशन, ना रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन, ना रिच एंड पुअर, गरीब अमीर, जाति भेदभाव, धर्म, किसी भी आधार पे, ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सभी से हटा के सिर्फ 18 ईयर्स का एज अगर हो जाती है, ठीक है, तो वो वोट देने का राइट रखता है। ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्लियर? लेकिन अब हम वर्ल्ड की कंट्रीज़ देखते हैं, क्या इस तरह का वहाँ पे सब जगह है। अंटिल 2015 तक सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन को वोट देने का राइट नहीं था। एस्टोनिया एक दूसरी कंट्री है, वहाँ पे पीपल जो है, वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं है, या उनको बड़ी मुश्किल से वोट देने का राइट मिलता है। उनको परमिशन लेनी पड़ती है वोट देने के लिए, राइट लेने के लिए। इसी प्रकार का एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे फिजी का। फिजी एक और कंट्री है जिसमें क्या है, वहाँ के जो मूल लोग हैं, जो इंडिजीनियस फिजीज हैं, उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है। जबकि जो इंडिया से यहाँ पे जिनके फोर फादर्स वहाँ चले गए कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेज़ों के टाइम में काम करने के लिए, उनके दादा पौदा परदादा वहाँ चले गए हुए थे, अब उनके पोते पड़पोते वहाँ रह रहे हैं, है ना। तो उन लोगों को इंडियन फिजियन, जो हालांकि फिजियन है उसी कंट्री के सिटीज़न है, लेकिन उनको, क्योंकि वो नेटिव वहाँ के पीपल नहीं है, इंडिजीनियस फिजीज नहीं है, तो उनके वोट की वैल्यू कम है। अब ये वैल्यू का मतलब क्या है, मान लीजिए कि इंडियन फिजी में वोट देता है, तो उसके वोट की वैल्यू मान लीजिए कि 1 है, 1 पर्सन 1 वोट है, और जो वहाँ का इंडिजीनियस फिजी है वो अगर 1 वोट देता है तो उसको 2 वोट माने जाएंगे, उसको 2 गिना जाएगा। दैट मीन्स 2 इंडियन फिजियन के बराबर 1 इंडिजीनियस फिजी जो वहाँ का नेटिव फिजी है उसका बराबर वोट हो जाएगा। तो 2 इंडियन दें और 1 वो दें, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, कि 1 के वोट की वैल्यू 1 और 1 के वोट की वैल्यू 2 हो, 2 हो, तो दोनों में गड़बड़ हो जाएगा काम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वैल्यू सभी की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। देन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। राजनीतिक समानता होनी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि सबकी वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो इन एग्जांपल से हमारे पास निकल के आता है कि अगर ये गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी। हालांकि वहाँ इलेक्शन भी हुआ, सारा कुछ भी होता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मानी जाएगी। तो कौन सी होगी डेमोक्रेसी? थर्ड फीचर आया हमारे पास कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। हर एक वोट की हर एक पर्सन के पास में 1 ही वोट होना चाहिए, राइट होना चाहिए 1 वोट देने का, और 1 वोट का 1 वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। एक ही वोट देने का राइट क्यों? कई बार ऐसा हो सकता है कि भी जो फिजी की बात की हमने, तो वहाँ का जो नेटिव फिजी है उसको 2 वोट देने के राइट हो सकते हैं, इंडियन फिजी को 1 ही वोट देने की राइट हो, वैल्यू बराबर रख दी लेकिन उसके चांस ज़्यादा कर दी, वो 2 बार दे सकता है साहब, आप 1 बार दे सकते हो, बात तो वही हो जाएगी ना। तो इस तरीके से कहा है कि 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है, और हर पर्सन को 1 ही वोट देने का राइट हो। तो 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, ये हमारा थर्ड फीचर है। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमारे पास इसका फोर्थ फीचर और लास्ट फीचर जो है वो आता है रूल ऑफ द लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट। यानी कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। रिच के लिए कानून अलग, पुअर के लिए अलग, रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अलग, गोरे के लिए अलग, काले के लिए अलग, या ऊंची जाति वाले के लिए अलग, बैकवर्ड क्लास के लिए अलग। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूल रेगुलेशन सबका एक होना चाहिए, सबके राइट्स बराबर होने चाहिए। चलो एक एग्जांपल देखते हैं कि जिम्बाब्वे कंट्री है, देखते हो आप क्रिकेट मैच जिम्बाब्वे खेलती है मोस्टली। जिम्बाब्वे अटेंड द इंडिपेंडेंस इन वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में वो आज़ाद हुआ था। ब्रिटिशर्स वहाँ पे वाइट के रूल्स थे, जो भी वो कंट्री है। सिंस देन द कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय ज़ानू पीएफ, दैट इज़ वहाँ की एक पार्टी है, उस ज़ानू पीएफ के, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल। इस पार्टी ने स्ट्रगल भी किया था, फ्रीडम फाइटर्स भी इसमें रहे थे लोग, और काफ़ी स्ट्रगल, जैसे हमारी कांग्रेस ने बहुत अच्छा स्ट्रगल किया था हमारे फ्रीडम के लिए, हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। पुरानी पार्टी है तो ये भी पुरानी पार्टी थी। तो उसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है।
अब ये रूल कर रहे हैं 1980 से लगातार, जब से आज़ाद हुआ तब से लेके कंटिन्यूशन में है। इलेक्शन भी वहाँ पे होते हैं रेगुलरली, और हमेशा ज़ानू पीएफ जीतती है, पार्टी जीतती है, और उसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं मिस्टर मुगाबे। ठीक है, क्योंकि वो पॉपुलर भी हैं और वहाँ के लोग उन्होंने स्ट्रगल भी किया था, फ्रीडम फाइटर भी हैं, तो बन भी जाते हैं, प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। वो भी क्या करते हैं, डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, जैसे मैक्सिको में था। ठीक है, हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो गवर्नमेंट में आने के बाद उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किए, धीरे धीरे करके उन्होंने कई चेंजेस लिए हैं, सेवरल टाइम उन्होंने चेंजेस किए, और अपनी प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज करते गए। अब उन्होंने क्या किया, अपनी पावर तो इंक्रीज़ कर ली, लेकिन पब्लिक के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम कर ली। अपनी अकाउंटेबिलिटीज़ जो थी पब्लिक के टूवर्ड्स पब्लिक, वो उन्होंने कम कर ली। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स जो थे उनको हरेस किया जाता था। ठीक है, उनकी मीटिंग को खराब किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट को या डेमोन्स्ट्रेशन कोई होता था, कोई आंदोलन होता था, कोई मूवमेंट चलता था, तो उसको इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। ठीक है, और वहाँ के लॉ जो है उसमें लिमिटेड राइट रख दिए थे सिटीजन्स के, या प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करने के, उसके कामों को क्रिटिसाइज़ करने के। गवर्नमेंट के कामों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता, उसकी आलोचना की नहीं जा सकती, आप उसकी गलतियाँ नहीं निकाल सकते। इस टाइप के उन्होंने लॉ बनाना स्टार्ट कर दिया। टेलीविज़न और रेडियो मोस्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, और वो गवर्नमेंट का विज़न ही दिखाते थे, गवर्नमेंट की अच्छाई दिखाते थे, उनकी ख़राब बातें उनको क्रिटिसाइज़ करने का बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग बोल देते हैं जस्ट इमीडिएटली कि साहब ये बढ़िया नहीं कर रहे हैं, ये काम गलत कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं, तो वो क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, कहने को न्यूज़पेपर भी वहाँ पे आते थे, मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर भी आते हैं, लेकिन वो भी क्या करते थे, गवर्नमेंट का ही काम करते थे, और जो जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखने के काम की जाती है उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको तंग परेशान किया जाता था। द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, इवन अगर कोर्ट उनके खिलाफ जजमेंट भी दे देती तो उसको भी वो इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, और जज को प्रेशराइज किया जाता था कि वो गवर्नमेंट के फेवर में काम करे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें ये निकलता है कि जिम्बाब्वे शोज द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलर गवर्नमेंट होके भी, मुगाबे अच्छे थे, फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन वो पॉपुलर भी थे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना पॉपुलर होना ही सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। उन्होंने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये एक गलत चीज़ है, ये ऑटोक्रेट्स होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स पॉपुलर लीडर कैन बी ऑटोक्रेट, दैट मीन्स डिक्टेटर बन सकता है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि वो आदमी कैसा था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शंस, इलेक्शन पे हमें देखना पड़ेगा, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। चुनाव हमने ऊपर देखे, लेकिन चुनाव के बाद भी वो गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है वो भी हमें देखना ज़रूरी है। क्या वो और डेमोक्रेटिक हो रही है, या अपने आप को चेंज करके वो डिक्टेटर या मोनार्की सिस्टम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उनकी पावर छीन रही है, कहीं पब्लिक की पावर छीन तो नहीं रही। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। दिस रिक्वायर्ड दैट द स्टेट शुड बी रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिनका गवर्नमेंट को किसी भी कंडीशन में वो नल एंड वॉइड ना हो, उसको हटा ना सके, उसको नेगलेक्ट ना करे, उसको काम करना ही पड़ेगा, उसको सोचना ही पड़ेगा पब्लिक के बारे में। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ऑप्शंस या ओपिनियन, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक, टू फॉर्म एसोसिएशन। लोगों के पास राइट होना चाहिए कि वो अपना सोचे, अपनी ओपिनियन रखे, उनके पास ऑप्शन होने चाहिए, उनके पास जरूर चीज़ें होनी चाहिए। वो अपने चाहे जो एसोसिएशन बनाए, चाहे जो ग्रुप बनाए, और प्रोटेस्ट करे, अगेंस्ट पॉलिटिकल एक्शन ले सके, आंदोलन कर सके, मूवमेंट कर सके अगर कुछ गलत कर रही है गवर्नमेंट तो। ठीक है, तो एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में सब बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट है तो उसके लॉ अलग है, दूसरा है तो उसके लिए लॉ अलग है, बराबर होने चाहिए सबके लिए। दीज राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के थ्रू।
और दैट इज़ कौन सी होती है? मोस्टली जुडिशरी होती है। ठीक है, तो जुडिशरी हुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन, उसके पास अपने जुडिशरी के ऑर्डर पालन किए जाने चाहिए। चलिए, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था इसके अंदर। देन अब हम देखते हैं कि 4 पॉइंट है हमारे पास। लास्ट क्या हमारे पास आया कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वाट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट इज़ वॉन एन इलेक्शन। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका मतलब वो काम नहीं कर सकती जो भी चाहे वो काम कर ले, ठीक है, अपने आप को कन्वर्ट कर ले डिक्टेटरशिप की तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये एक सिंपल रूल है हमारा, बहुत सिंपल रूल है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कोई भी इस तरह का कोई काम करना है तो पब्लिक की ओपिनियन लेनी होगी। अगर वो मेन कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर रही है तो वो टफ होना चाहिए। इन अ पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटी टू द माइनॉरिटीज़ को कुछ गारंटी होए। इवन मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। कोई भी बड़ा डिसीजन लेती तो उसमें बहुतों की राय होनी चाहिए। एवरी ऑफिस बेरियर हैज़ सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज assigned by the constitution and the law. Each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials. हर एक ऑफिशियल, हर एक आदमी, हर एक पॉलिटिकल लीडर की एक जिम्मेदारी होती है कि वो पब्लिक की तरफ अकाउंटेबल हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम करने के लिए। अपनी जिम्मेदारियों की तरफ उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। कानून से ऊपर वो नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर वो नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट बिना किसी परमिशन के, बिना पब्लिक की ओपिनियन के, बिना पब्लिक की राय के नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ एंड फाइनल फीचर है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रूल करे विद इन लिमिट्स, कानून के दायरे में रह के काम करे, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के काम करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेट किया है उस लॉ के अंदर, उस कानून के अंदर रह के काम करे। और सिटीज़न के राइट कम नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में। सिटीज़न को उसकी क्रिटिसाइज़ करने को, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज़ करने का, अपनी ओपिनियन रखने का, अपनी बात रखने का राइट होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है तब भी उसको हम ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इज़ इट क्लियर? तो ये 4 फीचर हमारे सामने आगे कि डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कल हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो वापस समरी डेफिनेशन पूरा पढ़ेंगे और इसके अगेंस्ट में डेमोक्रेसी के और इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू।